hi everyone. So today's topic of our discussion will be anti-dyslipidemic drugs. पहले तो ये समझो कि why I have written anti-dyslipidemic rather than the hypolipidemic because बहुत सारी बुक्स में तुम ये चेक करोगे कि these will be written as hypolipidemic. तो ऐसा भी हो सकता है हम ये बोलना चाह रहे हैं हाइपोलिपिडेमिक टर्म क्या डिफाइन करती है, हमें लिपिड्स का लेवल कम करना है, बट नॉट इन ऑल केसेस यू रिक्वायर टू लोअर द लिपिड लेवल्स. In some cases you want to increase the good cholesterol or you want to increase the HDL levels, so the better terminology to use is anti dyslipidemic. Dyslipidemia मतलब कुछ भी गड़बड़ हुआ है, लिपिड डिरेंज्ड हुए हैं, हाई साइड गए हैं, लो साइड गए हैं, हमें उसे नॉर्मलाइज करने हैं और कुछ ऐसे ड्रग्स जो हम देके नॉर्मलाइज करना चाहेंगे उनको हम बोलेंगे एंटी डिस्लिपिडेमिक ड्रग्स. Okay, so before we move forward about the understanding of anti-dyslipidemic drugs, I want you to revise with me the biochemistry part or the pathophysiological part which is related to the lipid metabolism. So the six lipoprotein which we have are chylomicron, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. ऐसे ही काइलोमाइक्रोन का रेमिनेंट आएगा, वीएलडीएल के बाद क्या आ जाएगा, एलडीएल आ जाएगा, आईडीएल आ जाएगा एंड एचडीएल आ जाएगा. सो दीज आर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स व्हिच आर अवेलेबल. सो प्लीज अप्रिशिएट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइपोप्रोटीन. देखो पहले तो एक बात समझो, जब भी आप लिपिड मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं तो जो आपका ब्लड है या जो वाटर होता है उसमें तो लिपिड इमिसिबल है, डिसॉल्व ही नहीं हो सकता है ना. जैसे दूध के ऊपर ऑयल डालोगे या घी डालोगे तो अलग से तैरता हुआ तुमको दिखेगा. सो दिस इज द सेम हैपेंस विद लिपिड इन आवर बॉडी. सो हाउ वी वांट टू मेक दैट ट्रांसपोर्ट इजी, या हम उसका मेटाबॉलिज्म या उसका फंक्शनिंग कैसे करते हैं. सो द बेटर पार्ट और द वे by which we do is by making a coating. So I want everybody to look at me and let's assume this is as a lipoprotein. तो ये एक lipoprotein है. So if this is a circle which is a lipoprotein, so जो lipid है क्योंकि वो हमारी बॉडी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है या हमारे ब्लड के साथ मिसिबल नहीं है, सो व्हाट वी डू कोटिंग ऑफ द प्रोटीन आउटसाइड एंड वी मेक द पोलर थिंग्स आउटसाइड. बेशक वो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा पोलर होगा तो इट विल फॉर्म द आउटसाइड, कुछ ऐसे ही फॉस्फोलिपिड्स को साथ में बाहर ऐड कर देते हैं एंड अंदर वाली साइड हम लिपिड्स को रखते हैं सो दैट द लिपिड्स आर इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे सर्व देयर पर्पस एंड देन देयर मेटाबॉलिज्म अकर्स. तो जब मैं काइलोमाइक्रोन की बात कर रही हूँ तो काइलोमाइक्रोन में आप एक चीज ऐसे देखेंगे ध्यान से तो आपको विजिबल होगा कि विजिबल क्या होगा आपको कि यहाँ पे भी फॉस्फोलिपिड्स अवेलेबल हैं और प्रोटीन अवेलेबल है. तो आई वाज सेइंग कि जो प्रोटीन है ये आउटर कोटिंग करता है, इसकी बाहर वाली लेयर इसकी प्रोटीन से होगी या फिर यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स अवेलेबल होंगे या यहाँ पे थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल होगा. सो ऐसे ही सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन में होता है. बट हाउ दीज 6 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अभी क्या आपको समझना है, आप प्लीज अपना फोकस सारा का सारा कहाँ पे रखेंगे, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे रखेंगे. ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल आर द 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स व्हिच मेक अ लिपिड. तो लिपिड क्या किस चीज से बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल से और ट्राइग्लिसराइड से. तो मुझे इनका लेवल्स जानना है. जब हम काइलोमाइक्रोन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो काइलोमाइक्रोन स्टार्ट्स विद द C एंड देयर इज अ माइक्रो कमिंग इन इट. माइक्रो मतलब कम, तो C क्या कम होगा, तो कोलेस्ट्रॉल में भी CH आता है, काइलोमाइक्रोन में भी CH आता है. तो CH किस में कम होगा, काइलोमाइक्रोन में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है एंड ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर द फर्स्ट lipoprotein. The second lipoprotein is the chylomicron remnant. तो remnant के अंदर क्या हो जाएगा, just opposite of the chylomicron. अब इधर क्या था, कोलेस्ट्रॉल कम था, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा था. उधर क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे एंड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा. सो दिस इज द सेकेंड वन. Now let's come over to the VLDL. VLDL के अंदर भी बच्चों सेम एज काइलोमाइक्रोन होता है. सेम एज काइलोमाइक्रोन मतलब ट्राइग्लिसराइड्स आर मोर एंड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा. धीरे धीरे जैसे जैसे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते जाएंगे, मतलब प्लीज अप्रिशिएट जो HDL है वो प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से मिलके बन रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द डिफरेंट लाइपोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड. अच्छा, एक और चीज समझो, जब भी हम लाइपोप्रोटीन की बात कर रहे हैं तो लिपिड प्लस प्रोटीन है क्योंकि प्रोटीन उसके आउटर कवरिंग पे, आउटर लेयर पे है जिसकी वजह से वो उसको मिसिबल बना रहा है. देन दीज प्रोटीन्स व्हेन व्हिच आर अवेलेबल अलोंग विद, सो दीज आर कॉल्ड एज एपोलाइपोप्रोटीन्स. प्लीज अप्रिशिएट, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एपोलाइपोप्रोटीन्स बन जाएंगे. जो जिसका फेवरेट होता है वो उसके साथ वैसा नंबर का अटैच हो जाता है. जैसे हम बोलते हैं कि HDL एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है सपोजिंगली, है ना.
तो जो HDL है उसके साथ आप याद रखेंगे कि ApoA1, क्योंकि ये A1 क्वालिटी का काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है हमारी बॉडी में, तो हमने इसको ऐसे याद रखने के लिए याद रखेंगे कि इसको जो सराउंड कर रहा है या इसका जो अच्छा वाला प्रोटीन है दैट विल बी कॉल्ड एज द ApoA1। ऐसे ही जो गंदे वाला है विच इज द LDL VLDL, उसके अंदर क्या होगा, जो ये वाला प्रोटीन हो जाएगा दैट विल बी ApoB। तो इट कैन बी B48, इट कैन बी B100, एनी ऑफ द थिंग। तो ऐसे ही ApoA, ApoB, ApoC, ApoE, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एपोप्रोटीन जो सराउंड कर रहे होते हैं लिपिड, तो बिकॉज दे गिव द स्ट्रेंथ टू द लाइपोप्रोटीन, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइपोप्रोटीन व्हिच आई एम अज्यूमिंग you must be knowing, and if you're not knowing then we already discussed it by far. Now let's move forward to with the same diagram of your understanding, जिसके अंदर हमने बात क्या करी है कि बच्चों, बात हमने ये करी थी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है जिसके अंदर हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है और कोलेस्ट्रॉल का ईस्टर प्रेजेंट है, और उसको बाहर कौन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रहा है या प्रोटीन उसको क्या सॉल्युबल या पोलर बनाने में हेल्प कर रहा है, तो इट वाज एपोप्रोटीन, इट वाज फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल जो नॉन एस्टेरिफाइड है। सो दीज आर द ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर द फंक्शन, एंड दिस इज अ टोटल स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइपोप्रोटीन, हाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू, क्योंकि अंदर वाला स्ट्रक्चर तो क्या हो जाएगा लिपिड, और जो बाहर वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रोटीन। सो टोटल इन टोटल दे आर फॉर्मिंग एज अ लाइपोप्रोटीन, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। अब आपको दो और चीजें समझनी है कि जब भी हम डाइट में लिपिड खाते हैं, तो जैसे आपने डाइट में लिपिड खाया वो किस में कन्वर्ट होगा, काइलोमाइक्रोन के अंदर। तो काइलोमाइक्रोन अभी आप समझ के आए हैं ना, काइलोमाइक्रोन के अंदर भी क्या होगा, क्योंकि काइलोमाइक्रोन है तो दोबारा से हमारे पास ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होगा, और जब आपने इस डायग्राम में देखा था तो ये काइलोमाइक्रोन जो था इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा था और कोलेस्ट्रॉल का कम था। तो इसका क्या मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है C फॉर C, हमने CH फॉर माइक्रो, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा था और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा था। तो सेम इज विद दिस, जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज डिक्रीजिंग एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल इज इंक्रीजिंग। इसके पास भी कुछ एपोप्रोटीन्स अवेलेबल हैं व्हिच कैन बी B48, CEA। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट इसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट, इसके अंदर ऑपोजिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाएगा और काइलोमाइक्रोन का बढ़ जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ अभी कि किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। विद दिस लेट्स मूव टू द एंडोजिनस पाथवे। दो तरीके के पाथवे आपकी बॉडी में लिपिड मेटाबॉलिज्म के चल रहे हैं। वन इज एक्सोजिनस, जो बाहर से आपने लिपिड खाया उसका क्या हुआ, एक जो आपकी बॉडी खुद से बना रही है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, उसके साथ क्या हो रहा है। तो जो अंदर आपके हेपेटोसाइट में बन रहा है वहां पे LDL, VLDL, IDL ये सब बन रहा है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, किसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, किसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। जब तक हम HDL पे आते हैं हमारे पास प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। सो दिस इज द basic understanding of your basic functioning of the lipoprotein. So these three are the different pathways which are very very important for you to understand about the lipoprotein metabolism. Acha, why I am taking all this rather than teaching the drugs, because if you don't know these pathway, how you are going to give the inhibitors or the blockers at the different sites, and how you are going to know the mechanism of action of the different drugs. Okay, let's understand how lipoprotein metabolism functions. देखो इसके पास क्या पाथवे है, पहले हम चल रहे हैं एक्सोजिनस पाथवे, मतलब अब आपने डाइट के अंदर कोई फैट लिया है और उसका क्या होगा, जो भी आप डाइट में फैट ले रहे हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर इंटेस्टाइन स्टमक में आएगा, एंड फ्रॉम वहां से आपके साथ कोलेस्ट्रॉल जुड़ता है। cholesterol plus dietary fat is going to means triglyceride plus fat is going to make a chylomicron. हमने बात कर ली थी कि काइलोमाइक्रोन में कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड अवेलेबल होता है। उसका जो बाहर शील्ड करने के लिए प्रोटीन है दैट इज ApoB48, उसके साथ जाता है एंड दैट गेट मेटाबोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज नाम की एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एंड वंस द लाइपोप्रोटीन लाइपेज फंक्शंस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। क्या चीज बन जाएगी, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट बन जाएगा, एंड दिस काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट हैज इट्स रिसेप्टर ऑन टू द लिवर, तो उसका फंक्शन वहां जाके शुरू हो जाएगा। काइलोमाइक्रोन व्हिच वी वर सेइंग कि काइलो के अंदर CH कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाएंगे। हाउ, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये क्या करते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड है वो
सेपरेट हो जाते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एंड दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स. दीज फ्री फैटी एसिड्स देन आर गोइंग टू मूव टू द पेरिफेरल टिश्यूज फॉर their action, and the remaining part of cholesterol which will be in higher amount because the triglycerides we have removed, so the triglycerides will be decreased and that will form a chylomicron remnant and they are going to act on its receptor onto the liver. This is how the functioning of the exogenous pathway happens. ठीक है. So now let's move to the endogenous pathway. Please appreciate if I am talking about the endogenous pathway. अब मैं क्या बात कर रही हूँ, endogenous pathway के बारे में बात कर रही हूँ. endogenous pathway का क्या मतलब कि तुम्हारा जो लिवर है ये खुद, जो तुम्हारा लिवर है ये क्या करता है, ये खुद से बहुत सारे मेटाबोलाइट बनाता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल भी बनाएगा, ये ट्राइग्लिसराइड भी बनाएगा. सो वंस इट इज फॉर्मिंग द ट्राइग्लिसराइड और द कोलेस्ट्रॉल, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म. प्लीज अप्रिशिएट, हमारे पास कुछ ऐसा पाथवेज हैं या बायोकेमिस्ट्री में आप ऐसे एंजाइम और पाथवे पढ़ के आए हो जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ही लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बन रहा है. ये दोनों जब कंबाइन होते हैं ये क्या बनाते हैं, VLDL बनाते हैं. VLDL अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज इज गोइंग टू फॉर्म इंटरमीडिएट density protein, and intermediate in the presence of LPL HL is going to form the LDL. This LDL will move to the LDL receptors and do its function wherever is required. Now please understand there is also a third pathway which is the nascent HDL wala pathway. This is also called as the reverse cholesterol pathway. So इसको क्या बोल रहे हैं, reverse cholesterol. अब तक क्या हो रहा है कि जितना भी हमारा लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है या फिर कहीं पे भी आ रहा है कोलेस्ट्रॉल, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द टिश्यूज. हम सारी जगह पे क्या कर रहे हैं, फ्री फैटी एसिड से भी टिश्यू और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा रहे हैं. हम बाकी पाथवे से भी एंडोजेनस एक्सोजेनस से दोनों से ऐसे ही कर रहे हैं. ये वाला पाथवे रिवर्स कोलेस्ट्रॉल पाथवे क्यों कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम पेरिफेरल सेल्स होते हैं उसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ले लेते हैं, साथ में हम नेसेंट HDL ले लेते हैं जो लिवर के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा होता है. तो वो जो नेसेंट होता है उसको लेते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ LCAT enzyme it is going to get matured and this matured HDL is going to get delivered back at the liver. तो लिवर के पास वापस जाएगा ये कोलेस्ट्रॉल. इट विल नॉट बी roaming inside the bloodstream or in the systemic circulation. That is going to decrease the level of the cholesterol from your bloodstream. This is the reason why the HDL is called as the good cholesterol. So I think so I made it very clear how and why we call HDL as good cholesterol, whereas the LDL, VLDL are considered as bad cholesterol because they are moving towards the bloodstream, towards the peripheral tissue, whereas this is getting back to the liver, so it is called as good. Fair? So this was our basic understanding about the pathophysiology and the biochemistry part. Now let's understand the medicinal point of view. Medicine के अंदर आप क्या पढ़ोगे, medicine के अंदर आप ये एक फ्लो चार्ट पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट पैरामीटर्स पता होने चाहिए कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना नॉर्मल होता है, कितना एबनॉर्मल होता है, हाई या दवाई किस पे शुरू की जाती है, एंड LDL, HDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स भी सेम ऐसे लेवल में. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 200 mg/dl से कम होना चाहिए. हाई कब बोलते हैं, अगर 240 to 50 से ज्यादा है तो दवाई शुरू कर देंगे. ऐसे ही HDL कोलेस्ट्रॉल के अंदर HDL अच्छे वाला है तो अच्छे वाला कितना होना चाहिए, मोर देन 60 होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के अंदर. ट्राइग्लिसराइड 150 से कम ठीक माना जाता है, 200 से ज्यादा खराब माना जाता है. ऐसे ही LDL के अंदर भी 160 से ज्यादा खराब माना जाता है. सो दिस इज द बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग. After seeing the report of the lipid profile of a patient, so you should be able to assess कि किसमें क्या ड्रग चलना है और किसको रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट की. Okay, with this basic understanding, let's move forward to the pharmacotherapy of dyslipidemia और hyperlipidemia. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, डिसलिपिडीमिया का न्यूअर ड्रग बता दीजिए या फिर आपको पुरानी थेरेपी बता दीजिए या फिर टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसलिपिडेमिक. दो तरीके की कैटेगरीज हैं इसके अंदर भी, एक तो पुरानी कैटेगरी जो चल रही है और एक जो न्यूअर ड्रग्स जो इस कैटेगरी में एड ऑन हुए हैं. एंड देयर इज ओनली वन कैटेगरी ऑफ द ड्रग व्हिच इज टारगेटिंग द HDL. ठीक है, बाकी सारे के सारे ड्रग्स क्या काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सारे ड्रग्स ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर आइदर डिक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल, दे आर आइदर डिक्रीजिंग द ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL के लेवल.
सिर्फ एक ऐसी कैटेगरी है बच्चों जो एचडीएल का लेवल इंक्रीज कर रही है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि वो कैटेगरी भी आपको पता होगी जिसके अंदर हमको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो रहा है. To make it a good summary for you, so this is how I have classified the dyslipidemic drugs for your better understanding. Please appreciate. अब इसको हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे. एक तो पुरानी कैटेगरी चलती आ रही है जिसके अंदर 5-6 कैटेगरी या टाइप ऑफ ड्रग्स हैं विच वर अर्लियर प्रैक्टिस एंड रूटीनली गिवन. The newer category are also included now. So आपसे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली द न्यूअर कैटेगरी, तो न्यूअर के अंदर आप पहले न्यूअर में क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए एंड फिर पुराना क्लासिफिकेशन ऐड ऑन करिए. अगर आपसे टोटल पूछा जाता है तो बच्चों ये टोटल आपके पास 10-11 टाइप ऑफ ड्रग्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं अपना क्वेश्चन को आंसर करने में, ये सारे. एंड ओनली वन कैटेगरी इज देयर फॉर इंक्रीज इन द एचडीएल लेवल एंड दैट इज अ डिफरेंट कैटेगरी. पहली हमारे पास कैटेगरी है एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स व्हिच आर द स्टेटन्स. स्टेटन्स कैसे एंड होते हैं, प्लीज अप्रिशिएट. स्टेटन्स कैसे एंड होते हैं, स्टेटन्स वास्टेटिन में एंड हो रहे हैं. लोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, pitavastatin, atorvastatin, rosuvastatin. So these are all the statins. The next category is bile acid binding reagents or sequestrants, which are also known as the BABA drugs, bile acid binding agents. इसमें नाम क्या है, क्योंकि ये bile acid वाले हैं तो कॉल आ जाएगा इनमें. तो these are the cholestyramine, cholestyramine and cholecylamine. तो कोलेसिविलाम हो जाएंगे. इनहिबिटर्स ऑफ द इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के अंदर एजिटेमाइब जैसा ड्रग आ जाएगा. लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर या फिब्रेट्स या फिर पीपीएआर अल्फा एगोनिस्ट आर ऑल द फिब्रेट्स और फिब्रोजिल नाम के ड्रग. and these are bezafibrate, fenofibrate, ciprofibrate, cloffibrate and gemfibrozil. So these are the drugs. The next category is the category which is going to do the inhibition of the lipolysis, and that drug is called as the nicotinic acid or the niacin. So the newer category of the drugs include PCSK9 inhibitors. PCSK9 is proprotein convertase subtilisin kexin type 9 inhibitors. So these are also of two types. एक PCSK9 को बनने ही नहीं दे रहा, दूसरा बन गया है तो उसको हटा रहा है, उसका इनहिबिशन कर रहा है. So these are so total 3 drugs in this category. The inclisiran is the small interfering RNA wala drug, so that is not leading the formation of the PCSK9, and the other two drugs are the QMABs, alirocumab and evolocumab. Then there is also the inhibitor of apolipoprotein B synthesis, which is the mipomersen. The other drug in this category is MTP inhibitor, that is a protein we are going to inhibit that is the लोमिटापाइड जैसा ड्रग. ऐसे ही एक और एपोलाइपोप्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिशन कर रहे हैं हम C3 वाले का, which is called as the volansorsan. And there are also the miscellaneous agents which are called as the gugolipids or the fish liver oil or the bempenoic acid, ऐसे वाले drugs. And the only category which is going to increase the level of the good cholesterol or the HDL is CETP inhibitor, that is the cholesterol ester transfer protein inhibitors. सारे सेट्रापिब में खत्म होंगे, डालसेट्रापिब, टॉरसेट्रापिब, ईवासेट्रापिब एंड एनासेट्रापिब. So this is in toto all the classification of the hypolipidemic drugs. ठीक है.